हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, इसकी पिछली वीडियो में आप लोगों ने जहां से टॉपिक को छोड़ा है उसके आगे आप लोग यहां से उस टॉपिक को देखेंगे। अर्थात ये दूसरी मैराथन है प्राचीन इतिहास की और इस मैराथन में आपका पूरा प्राचीन इतिहास कवर हो जाएगा। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने हर उस दोस्त भाई बहन परिवार तक इसको ज़रूर पहुंचाइएगा जिसको इसकी आवश्यकता है। चलिए बात करते हैं राज्य और राजधानी। अंग की चंपा, कोसल की साकेत या श्रावस्ती दोनों एक ही का नाम है। वत्स की कौशाम्बी, मत्स्य की विराटनगर। चलिए आगे लिखा है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई दफ़ा कई एग्जामों में ये पूछा गया है। अगला है मानचित्र ABCD द्वारा अंकित स्थल। मत्स्य कहाँ है? ए है, अवंती बी है, वत्स सी है और अंग डी है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला कह रहा है, मध्यमिका नगरी, करकोट, विराटनगर तथा रेढ़ में से वे प्राचीन नगर जिनका उल्लेख महाभारत तथा महाभाष्य में हुआ है। मध्यमिका तथा विराटनगर, इनका युज महाभारत तथा महाभाष्य में हुआ है। याद रखिएगा। उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्म नंद में से पाटिलपुत्र के संस्थापक उदयन हैं। ठीक है। सर्वप्रथम पाटिलपुत्र का राजधानी के रूप में चयन उदयन ने किया था। उदयन वास वदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटिलपुत्र के बारे में सत्य कथन। पाटिलपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। याद रखिएगा। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी में। आगे कह रहा है, गंधार, कंबोज, काशी तथा मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर मगध था। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान वह शहर जो प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, राजगृह। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया लिच्छवी द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में है। पाणिनि के अष्टाध्याय में जनपदों का उल्लेख मिलता है 22। उनके अनुसार 22 जनपद हैं। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र में है। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी थी सूरसेन की। किसकी? सूरसेन की। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं, चंपा राजधानी थी अंग की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद अयस्क या अश्मक था। असस्क है, सॉरी, ठीक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। चंपा राजधानी थी अंग की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद अस्क या अश्मक था। याद रखिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, गिरिव्रज, राजगृह, पाटिलपुत्र तथा कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, कौशाम्बी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास है अर्धचंद्राकार। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की
एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया अजातशत्रु। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अजातशत्रु के वंश का था जो था वो हर्यक वंश का था। मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया अजातशत्रु ने। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। मगध में नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद उग्रसेन, याद रखिएगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया मौर्य राजवंश ने। राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण हैं खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। ये इंपॉर्टेंट है, क्रम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है महापद्म नंद है। बौद्ध धर्म के उदय का कारण विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। इस समय वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। आगे बात करते हैं, चलिए। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित है बिंबिसार के दरबार से। काल्पी नगर जिस नदी के तट पर है वह यमुना नदी है। उत्तर प्रदेश की प्राचीन जनपद और राजधानी कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्र, कौशल की साकेत, वत्स की कौशाम्बी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं सही सुमेलन इनका करना है, अर्थात इनको सुमेलन करना है। महाजनपद और राजधानी मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन की मथुरा, अस्मक की पोतन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल महाजनपद स्थित हैं 8। प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में सत्य है। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे, चलिए आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है इसमें यूनानी आक्रमण। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन था नंद राजवंश का। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था धनानंद। सिकंदर भारत में कितने समय रहा? लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। राजा और वंश। डिमेट्रियस हिंद यूनानी था। रुद्रदामन शक था। गोंडोफर्नेस पहल्लव था। पिमकटफिसस कुषाण था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया वह मशक था। भारत में सिकंदर की सफलता के कारण उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी फौज बेहतर थी। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। आगे बात करते हैं। वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था पुरु या पोरस, निरियाकस, आनेसिक्रेटस, डायमेकस, अरिस्टोबुलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था तो वो है डायमेकस, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है। ठीक, चलिए। मौर्य साम्राज्य। प्राचीन भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में सबसे पुराना राजवंश है मौर्य राजवंश। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस। सेंडोक्रोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य
चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्रगुप्त में से यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंडोक्रोट्स कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा मेगस्थनीज में से वह जिसने सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है जस्टिन है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के। चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा के अंग हैं राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो याद रखिएगा सप्तांग सिद्धांत में राजा के 7 मित्र बताए गए हैं। संख्या भी पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से इन दोनों की तुलना की जा सकती है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। डायमिकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक द्वारा अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का उल्लेख मिलता है बुद्ध घोष की समंत पासादिका में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। जिस प्राचीन नगर में अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए वे हैं पाटलिपुत्र। बुंदली बाग का प्राचीन स्थान है पाटलिपुत्र। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार जो कुणाल या कुषाण कह सकते हैं, कुणाल लिखा है, में से मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी वो चंद्रगुप्त था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुणाल ही होगा, कुषाण नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। कह रहा है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। सेलुकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया, को हराया था चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस है उसको पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक मैप दिया गया है और इस मैप को हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं और देख करके बताते हैं ये क्या है। तो ये क्या है? अशोक से उसके शासन काल के अंतिम समय में ये जो उसकी जानकारी है ये यहाँ पे आपको मिल रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना अशोक ने की। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका। अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ, दूसरे और 13वें शिलालेख में भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवा नाम प्रिय उसकी उपाधि। आगे बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की। चलिए, कह रहा है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की जाती थी पाटलिपुत्र में। अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता दीपवंश तथा महावंश में। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक एवं दशरथ रज्जुक थे। मौर्य शासन में अधिकारी सार्थवा व्यापारियों के काफिले को कहते थे। अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक रज्जुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, अग्रहारिक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया अशोक ने। सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना गया है सांची को। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। चलिए आगे बात करते हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है? काकड़ाम, कौसाम्बी, घोषितराम मठ, कुशीनगर,
रानाभर स्तूप, सारनाथ, धमेख स्तूप, श्रावस्ती, सहित महेत। चलिए, सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा है। कालसी, गिरनार, सहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्ठी लिपि में है सहबाजगढ़ी। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किया पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन किया जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे खरोष्ठी लिपि में। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है अनुराधापुर। प्राचीन भारत में वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि। आगे चलते हैं, चलिए बात करते हैं अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सेप्ट सुंडाकार है। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोलम अभिलेखों में क्या मिलता है अशोक का नाम मिलता है। कहाँ कहाँ? मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोलम में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है वह उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख जिसमें अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रान्यो अशोक राजा अशोक का उल्लेख है वो है कंगनहल्ली। अशोक का रुमिंदी स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है मध्य प्रदेश के दतिया जिले से मिला है। केवल वह स्तंभ, आगे बात करते हैं, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाब्रू स्तंभ है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली थी कालसी में, याद रखिएगा। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में हुआ वह शिलालेख 13 है। आगे बात करते हैं अभिलेख जिसमें कलिंग विजय का वर्णन है हाथी गुम्फा अभिलेख। अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख शिलालेख 12 है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वो दूसरे और 13वें हैं। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र तथा सातवाहन में से वह दक्षिण राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है सातवाहन है, याद रखिएगा। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई, ऐसा लगता है कि पाबंदी पशुओं की वध पर थी, 5वां स्तंभलेख। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयन संबंध थे शासक था मिस्र का। चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग। चलिए, चोलगुप्त, मौर्य तथा पहल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के राज के संबंध थे वो मौर्य था। अशोक के धम्म का मूल संदेश शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। चलिए आगे बात करते हैं। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के लिए प्राचीनतम शाही आदेश है सोह गौरहा ताम्रपत्र। मौर्य काल में टैक्स को चोरी करने के लिए दिया जाता था मृत्युदंड। आगे बात करता है यूनानी राजदूत मेघस्तनीज भारत में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। कह रहा है सत्य कथन है आपको बताना है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, याद रख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए,
मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया 7 श्रेणियों में। मेगस्थनीज दूत था, सिलिकस निकेटर का दूत था, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस। मेगस्थनीज की इंडिका वायुपुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तानें थी। मेगस्थनीज की इंडिका वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। इंडिका वह स्रोत जो मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करती है। मेगस्थनीज की इंडिका वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का वह कार्य जो मौर्य काल से जारी है। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण मौर्य नरेशों द्वारा किए गए विकास के संबंध में सही है। संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदुकुश तथा वहाँ तक साम्राज्य का विस्तार, भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, एकत्रित किया जाता था सीता अध्यक्ष से। मौर्य काल में सीता राज्य की भूमि से प्राप्त आय है। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने का संबंध समाहर्ता से है। मौर्ययुगीन अधिकारी जो मौपतौल का प्रभारी था, पौतवाध्यक्ष है। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी का संबंधित क्षेत्र मार्ग निर्माण था। पंको दक्षसन्नी रोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। सुमेलित बताना है अधिकारी और कार्य। तो तलार रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, पट्टकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी, ठीक है, सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी, बलाधिप चुंगी का सुरक्षक। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय अस्तित्व में धर्म अस्थि एवं कंटक शोधन याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। चलिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के जो संदर्भ हैं उसमें इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ कराना व्यवसाय था। मागध एवं सूत वर्गों का गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का शोध प्राप्त किया द्रविड़ों ने। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई अर्थशास्त्र में। आगे बात करते हैं। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था व्रात्य क्षत्रियों का। अब चलते हैं, इसके आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए, प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम मेगस्थनीज, फाहियान, वैनसांग, इत्सिंग। चंद्रगुप्त का अन्य नाम है सेंडोक्रोट्स, बिंदुसार का अमित्रघात, अशोक का प्रियदस्य प्रियदर्शी, चाणक्य का विष्णुगुप्त। चलिए, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ शुंग वंश के विषय में सत्य है। अंतिम मौर्य शासक विदत की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। मगध में शुंग वंश की स्थापना की। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसे राज सिंहासन हथिया लिया। मौर्य काल में प्रणयम आपातकालीन कर था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य। गिरनार में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत अशोक के रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त ने। वह अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख है, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर पाए गए अशोक के अभिलेख बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में सत्य है। इस पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख उन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। सही सुमेलित है। सारनाथ, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम की अंकित मूर्ति प्राप्त हुई परखम से। आगे बात करते हैं। मौर्योत्तर काल
वह हिंद एवं शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए स्ट्रेटो द्वितीय। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजित में से वह जो अन्य तीनों से समसामयिक नहीं है वो मिलिंद है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में, रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं जूनागढ़ के अभिलेख में। चर्चा करते हैं अगले। आगे बात करते हैं हम लोग। बिना वेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया रुद्रदामन प्रथम ने। याद रखिएगा, बिना वेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदामन प्रथम ने। वह शासक जिसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं अगाथोक्लिस। कार्दमक क्षत्रपों ने जिस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए वह धातु थी ताम्र। आगे बात करते हैं। शासक और राजवंश डिमेट्रियस हिंद यूनानी, रुद्रदामन शक, गोंडोफर्निस पहल्लव, विम कुषाण। आगे बात करते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। प्राचीन भारत नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। विम कटफिसेस, कनिष्क, नहपाण एवं बुद्धगुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन है वह है कनिष्क। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय है विम कटफिसेस है। याद रखिएगा, विम कटफिसेस, कुजुल कटफिसेस, कनिष्क, हरमनबीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया विम कटफिसेस। योधेय सिक्कों पर अंकन मिलता है कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ 78 ईस्वी में। शक संवत प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी में। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर 135 वर्षों का है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व में। आगे बात करते हैं। चलिए 1931, 52, 2066, 2087 में से वह वर्ष जो दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष है 1931। बात करते हैं अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास तथा कंबन में से वह जो कनिष्क का समकालीन था अश्वघोष, वसुमित्र। अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है पतंजलि। कनिष्क के रवतक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख है? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा का। याद रखिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की चरक तथा जीवक ने। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र तथा विशाखादत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था विशाखादत्त। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है अयोध्या लेख से। शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया कण्व वंश ने। याद रखिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक है गौतमीपुत्र सातकर्णी। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन। सिमुक संस्थापक था सातवाहन वंश का। याद रखिएगा। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था पांचाऊ। वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी मौर्य और कुषाण वंश। बाल विवाह की प्रथा आरंभ की कुषाण काल में। कला की गांधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात था 1:35, अर्थात 1 सोना तो उसका 35वां गुना चांदी। आगे बात करते हैं राजवंश और सिक्कों की धातु। कुषाण के स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त के स्वर्ण, रजत, सातवाहन चांदी, तांबा, सीसा एवं पोटीन, कलचुरी स्वर्ण, रजत एवं ताम्र। चलिए आगे बात करते हैं। गंधार कला कुषाण, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम, मिलिंद पन्नु, मिनांडर, तक्षशिला लेख पत्तिक। याद रखिएगा। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। वह कला शैली जो भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है गांधार। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था गांधार मूर्ति कला। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के बारे में सही
क्रम है यूनानी, शक, कुषाण और हूण, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। चलिए, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, डेरियस प्रथम। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में है। आगे बात करते हैं। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए राजा खारवेल का नाम जुड़ा हाथी गुम्फा लेख से। आगे बात करते हैं। चलिए, सुंग, पाटिलपुत्र, सातवाहन, पैठन, कदम्ब, बनवासी, चंदेल, महोबा, ये राजवंश हैं, ये इनकी राजधानियां हैं, याद रखिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। आपको बताना है सही कालानुक्रम। सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य। सत्य कथन है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत व अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। सत्य कथन है सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है अमरावती। अभिलेख और शासक नासिक, गौतमी पुत्र, भीतरी, स्कंदगुप्त, एहोल, पुलकेशिन देती है। वह वंश जिसके शासकों ने पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया इक्ष्वाकु। सत्य कथन कुषाण पारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय खारवेल में से जो जैन धर्म का संरक्षक था खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश या महामेघवाहन से संबंधित है। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान विधि में है। सुंगों के पूर्वज मूलतः संबंधित है उज्जैन से। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की, उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए कहा। बालपुत्र देव ने। पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी का लेखक अनाम नाविक, याद रखिएगा। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। गुप्त वंश का शासन 275 से 550 अवधि के मध्य 4 अश्वमेघों का संपादन किया। प्रवरसेन प्रथम ने। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की समुद्रगुप्त ने। चलिए आगे बात करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख जानकारी देती है समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ लेख पर मिलता है जहांगीर का। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम था महेंद्र। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि है समुद्रगुप्त की। हरिश्चंद्र दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हैं हरिश्चंद्र। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। बताना है कौन सा सही सुमेलित है। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश, उनके राज्य। धनंजय, कुस्तलपुर, नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन, पालक्का, विष्णुगोपा, कांची। चलिए आगे बात करते हैं। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त में से वह राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, गुप्त राजवंश। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ स्मृति है चंद्र के। गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता अपनाई, चंद्रगुप्त द्वितीय। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया, भीतरी स्तंभ लेख। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। हूण आक्रमण, प्रशासन की सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अयोग्य उत्तराधिकारी। शक विजेता के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में से ये शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इस मुद्राओं की तौल सामान्यतः 30 से 33 ग्रेन तक होता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। प्रभावती गुप्त शासका थी वाकाटक वंश की।
कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख, पथिक तक्षशिला अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरी गुहा अभिलेख, समुद्रगुप्त एरण अभिलेख। आगे बात करते हैं वह अभिलेख जिसमें विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, दशपुर अभिलेख। शासक और रानियां चंद्रगुप्त की कुमार देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा, कुमारगुप्त प्रथम अनंत देवी। आगे बात करते हैं, चलिए। ईसा की 3री शताब्दी से जब कि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता था, ताम्रलिप्ति है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। बात करते हैं अगले टॉपिक की। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के आर पार बनाए रखे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के बारे में सत्य कथन। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित हैं वस्त्र उत्पादन से। विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्लभ संधियों के बारे में। धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेदिक शास्त्र से संबंध नहीं है, भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। प्राचीन काल में भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र हैं। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, यह पाटलिपुत्र में था। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योति से संबंधित था छपड़क। कालिदास जिसके शासनकाल में थे वे चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। वह गर्तक जिसने पहली बार व्याख्या की कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त है, आर्यभट्ट। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी दीनार। गुप्तकालीन रजत मुद्रा थी रूपक। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, प्राकृति। चलिए आगे बात करते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरण से मिला, इम्पॉर्टेंट है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। सम्राट और विरुद्ध। अशोक का प्रियदर्शन, समुद्रगुप्त का क्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त का क्रमादित्य। नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, मंदिरों एवं ब्राह्मणों का सबसे अधिक अनुदान में दिया गया था गुप्त वंश में। प्राचीन भारत में वह वंश जिसने शासन काल का स्वर्णयुग कहा जाता है, गुप्त युग में भूमि राजस्व दर थी उपज का 6वां भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का 6ठा भाग। 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर थी 1/6, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक। भूमि का वह प्रकार जिसे अपहृत कहा जाता था, बिना जोती हुई जंगली भूमि। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप, द्रोणवाप शब्द निर्दिष्ट करते हैं भूमाप को। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी मंदिरों एवं ब्राह्मणों को। आगे बात करते हैं। मुगल प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम, भुक्ति, विषयक, वीथि, ग्राम। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे उदक भोग। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। प्राचीन भारतीय राजगुप्त वंश के समय नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौल विख्यात थे। विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। तोरमाड़ था हूण जातियों का दल। आगे बात करते हैं। हूण शासक मेहरकुल ने पराजित किया बलादित्य एवं यशो धर्मन ने। चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया सुंगयुन।
गुप्त वंश के शासकों के बारे में सत्य। समुद्रगुप्त स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम के संदर्भ में सही है। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। शतरंज का खेल उद्भूत हुआ भारत में। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकट्टिम का विषय एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कहानी। प्राचीन शाक्य दर्शन है उसमें महत्वपूर्ण योगदान है कपिल का। आगे बात करते हैं हम लोग भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई ब्रह्म प्रभाव अथवा कारक। सत्य कथन है। कपिल के अनुसार किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवीय सत्ता द्वारा नहीं। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि अष्टांग योग के अंग हैं। तो आइए मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। चलिए, एक तो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। पुष्यमित शुंग के नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक थे। उदयनाचार्य और गंगेश। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर को भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली उक्ति चावार्कों की है। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है चावार्क के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है काम। चावार्क दार्शनिक प्रणाली कहलाती है, लोकयत प्रणाली। ठीक है, चलिए। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम, मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए आगे बात करते हैं। सही सुमेलित है दर्शन, मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। न्याय दर्शन तार्किक चिंतन, मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान करना, सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, वेदांत दर्शन आत्मज्ञान। आगे बात करते हैं प्रश्नगत दर्शन प्रचारक का सही सुमेलित। वैशेषिक उलूक कणाद मुनि, न्याय का गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा का बद्रण। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत वेद शाश्वत सत्य है मीमांसा। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। भारतीय दर्शन जिसे प्रमाण सिद्धांत का प्रतिपादन किया वैशेषिक। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह एक युग्म जो भारतीय सदर्शन का भाग नहीं है, लोकायत और कपिल। लोकायत दर्शन कहा जाता है चावार को। नास्तिक विचारधारा है जैन, बौद्ध, चावार। अद्वैत दर्शन के संस्थापक है शंकराचार्य। प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है शंकराचार्य को। ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती ज्ञान द्वारा। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के समर्थक रामानुजाचार्य। शंकराचार्य, अभिनवगुप्त, रामानुज, माधव में से वेदांत दर्शन का संबंध नहीं, अभिनवगुप्त का। आगे बात करते हैं संवत्सर गणना काल। ठीक है, चलिए। विक्रम संवत्सर 57-58 ईसा पूर्व, शक संवत्सर 78 ईस्वी पूर्व, गुप्त संवत्सर 319 ईसा पूर्व। ठीक है, 319 ईस्वी है। कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व। गधैया था एक सिक्का। पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत्सर में दिनांकित करना है तो वर्ष होगा 601 अथवा 600। चलिए आगे बात करते हैं। मालव संवत इस नाम से जाना जाता है कृत संवत। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया है। इसका तुल्य वर्ष है 634। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठनापुर, मौखौरी शासकों की राजधानी कन्नौज है। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं सदी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में शासन था मगध के गुप्त का। ठीक है, चलिए। उत्थान तक उत्तर भारत में शासन था मगध के गुप्त का, थानेश्वर के पुष्यभूति का, कन्नौज के मौखरी का, वल्लभी के मैत्रेय का। वर्धन राजवंश की स्थापना की पुष्यभूति ने। किसने? पुष्यभूति ने। आगे बात करते हैं हरिशरण, कल्हड़ एवं कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं हैं कल्हड़।
हर्षचरित पुस्तक बाणभट्ट की है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर स्थानांतरित की कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया कन्नौज तथा प्रयाग में। ठीक है, चलिए आगे बात करते। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया प्रयाग। होयसलेश्वर मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, श्री राम मंदिर अयोध्या में शिवा मंदिर जो वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है। होयसलेश्वर मंदिर। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय 618 ईस्वी के लगभग। कविवाण निवासी था पृथ्वीकूट सोन नदी के किनारे बिहार राज्य का। वंशांग भारत है सम्राट हर्ष के शासनकाल में। आगे बात करते हैं। भारत की यात्रा करने वाला वह चीनी यात्री जिसने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं संस्कृति का वर्णन इस प्रकार किया। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्माण के साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था, जिसे ह्वेनसांग नाम से जाना जाता है। इसका ही ये विवरण है। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग आया था स्वतंत्र रूप से। ठीक है, आगे बात करते हैं। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के लिए सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। कौशी शब्द का प्रयोग रेशम के लिए। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया नालंदा विश्वविद्यालय में। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण शिव की उसकी रचना है। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की ह्वेनसांग। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है विनय पत्र। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं इन तू नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन बिहार नालंदा स्थित है। बिहार में गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कन्नौज है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी सामंतवाद का विकास। गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। आगे बात करते हैं। चलिए विदेशी यात्री और भारत भ्रमण। फाहियान 402 से 12, ह्वेनसांग 629 से 45, एसिंग 671 से 95, अलमसूदी 915 से 16। सत्यकथन है मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू जईद, अलमसूदी तथा अलबरूनी ने किया। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। आगे बात करते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं क्या हैं? भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामीदास का संबंध बनना। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान समकालीन है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया। आगे है 8वीं सदी के संत शंकराचार्य का मत है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्हें वेदांत का प्रसार किया। उन्होंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जोशीमठ, द्वारकापुरी, श्रृंगेरी। 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, रामेश्वरम। छोटा 4 धाम में सम्मिलित है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। कवि शासक रविकीर्त पुलकेशिन द्वितीय, भव भूति कन्नौज के यशोवर्मन, दंडी नरसिंह वर्मन, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, बाणभट्ट, हर्षवर्धन। ठीक है, आगे बात करते। चलिए भोज, धार, दुर्गावती, गोंडवाना, समुद्रगुप्त, विदिशा, अशोक, उज्जैन। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए प्रसिद्ध स्थल वर्तमान राज्य भीलसा मध्य प्रदेश, द्वारसमुद्र कर्नाटक, गिरनगर गुजरात और स्थानेश्वर हरियाणा। अब ये वीडियो यहीं पर आपकी इसको रोका जाएगा प्यारे मित्रों। इसके बाद जो प्राचीन भारत का पूरा स्थापत्य काल है उसको एक वीडियो में देखेंगे। देखिए वीडियो बहुत लंबा करने से कोई मतलब नहीं है, उसको हम लोग एक वीडियो में देख लेंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।